अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है अगेन वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आप सभी प्यारे बच्चों का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज की क्लास में कवर करेंगे। और इस एडिटोरियल क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को कवर करना। आधे घंटे की क्लास, पौने घंटे की क्लास में आप रीडिंग भी करें, रीड करते करते मीनिंग निकालना सीखें, साथ में आप ग्रामर को कवर करें और वोकैब को इस तरीके से कवर करें कि वो दिमाग में बैठे बिना रट्टा मारे। तो ये सब काम इस क्लास में अपने करते हैं। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश किया करो। जब जब कोई सेंटेंस हम शुरू करें पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक रीडिंग उसको दिया करो। क्लास के अंत में क्विज भी मिलेगा आपको, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड होगा। इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, 9 में से 9 आपको नंबर मिलने चाहिए। तो चलिए बिना देरी के आइए लेक्चर की शुरुआत करें। चलिए, कह रहा है हॉट एयर। देखो बड़ा अजीब सा टाइटल है। हॉट का मतलब होता है गर्म, हवा का मतलब होता है एयर का मतलब हवा। हॉट एयर अंग्रेजी में एक फ्रेज है बकवास के लिए। अब देखो बना कैसे है, कोई आदमी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, सुनने में बड़ी गर्मजोशी वाली हो, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन उसकी बातों में कोई सब्सटेंस ना हो, सारी बातें इधर उधर की हो, बकवास हो, कोई भी सच्चाई ना हो, हवा निकल रही है उसके मुंह से बात की जगह या आवाज की जगह। तो वैसे ये फ्रेज अंग्रेजी में बनाया गया है। कह रहा है जी किसी ने कर दी है हॉट एयर या बकवास। और बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। इन महाशय ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साइंटिफिकली अनफैक्चुअल बातें बोली जो झूठ है, साइंस के हिसाब से जो सच नहीं है। चलिए, हॉट एयर के लिए अंग्रेजी में अपने पास 2-3 वन वर्ड्स हैं। जैसे एक वन वर्ड है हॉग वॉश और बलूनी। इसको बैबल भी बोलते हैं। बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, बस कुछ बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बड़बड़ा रहे हो, है ना, बैबल। तो आज बलूनी और हॉगवॉश ये वर्ड्स को ध्यान रखना, बकवास के लिए अच्छे सिनोनिम वन वर्ड्स हैं। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प्स रैंट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज साइंस इज हेल्पिंग नो वन। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप नाम का जो आदमी है ना, इनकी जो रैंट है या रैंट है, रैंट का मतलब होता है बहुत बड़ा शिकायतों का पुलिंदा। किसी चीज के ऊपर आप ये बोल देते हो कि ऐसा है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, झूठ है, ये मैं इसमें नहीं मानता। तो आप किसी चीज को लेकर के जब कंप्लेंट्स या शिकायतों का पुलिंदा बांधते हो, वो पुलिंदा कहलाता है रैंट। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो शिकायतों का पुलिंदा है, और किसके खिलाफ? ग्लोबल वार्मिंग के साइंस के खिलाफ या फिर क्लाइमेट चेंज के विज्ञान के खिलाफ। ये हेल्प कर रहा है किसी की भी नहीं, नो वन। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो होता ही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो झूठ है। तो ये इनकी जो रैंट है ना, इससे दुनिया भर के देशों को या उनके क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम्स को डोनाल्ड ट्रंप खराब करते हैं। चलिए, रैंट बन जाएगा सब्जेक्ट। एम्प्टी टॉक को बोल सकते हो, एंग्री टॉक को, कंप्लेंट को बोल सकते हो। वर्ब बनेगी रैंट की इज हेल्पिंग। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, है ना। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। अब एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट करवाता हूं आपको मैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको देख के बताओ इनमें से कौन सा वाला गलत है। 4 क्वेश्चंस में से किस क्वेश्चन में या सेंटेंस में आपको एरर दिख रही है? चलो, चारों ही गलत है। अंग्रेजी में बहुत बार डबल नेगेटिव्स बने होंगे, देख करके आपको लगेगा सही है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाता है। पढ़ा है ना आपने साइंस में, भाई पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव मिल गए तो पॉजिटिव चार्ज। तो अंग्रेजी में भी 2 नेगेटिव आपको एक साथ मिलाने नहीं है, उससे सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आई डू नॉट हैव नन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव या यू आस्क्ड फॉर। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जो तुमने मांगा। तुमने ये मांगा, वो मांगा, मेरे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। कितना प्यारा सेंटेंस है, भोला भाला सा। हिंदी में देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। अंग्रेजी में सेंटेंस गलत है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव, और क्या नहीं है? कोई भी डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास नहीं है, नॉट लगा के मैंने बता दिया। फिर नन का क्या काम है भाई? समझ पा रहे हो? नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, और नॉट का मतलब होता है नहीं। मेरे पास नहीं है कोई भी नहीं डॉक्यूमेंट, हुआ ना अजीब सा। तो क्या करें? तो डबल नेगेटिव्स को अंग्रेजी में अवॉइड करना होता है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है नॉट को निकाल दो, सेंटेंस को पॉजिटिव बना दो। यहां लिख दो आई हैव, डू नॉट हैव लिखा है ना, डू को भी निकाल दो, नॉट को भी निकालना पड़ेगा। आई हैव नन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव आस्क्ड फॉर। एक तरीका तो ये है, नॉट को निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है? जो आपने नेगेटिव वर्ड लिखा है, जैसे नन लिखा है, तो इसकी जगह लिख दो एनी। मान लीजिए नोबडी लिखा होता,
नोबडी को बदल देते हैं एनीबडी में, नो को एनी में चेंज कर दो, उससे आपका सेंटेंस सही हो जाता है। ठीक है, तो आई डू नॉट हैव नन की जगह लिखूंगा मैं एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। शी डिड नॉट सी नोबडी एट द पार्क, उसने नहीं देखा किसी को भी नहीं पार्क में। अरे उसने नहीं देखा किसी को भी नहीं, दो बार नहीं क्यों लगा रहे हो, यहां भी नोट लगा दिया और यहां भी नोबडी लिख दिया। तो इस तरीके से डबल नेगेटिव है, या तो इस नोट को निकालो, सेंटेंस को सही बनाओ और लिखो शी सॉ, डिड की जगह मैं सॉ लिखूंगा, सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, शी सॉ नोबडी एट द पार्क। दूसरा तरीका यह है कि नोट को पड़ा रहने दो या नोबडी को चेंज कर दो एनीबडी। चलिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। लास्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं एज होमवर्क, क्लास वर्क समझो इसको। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। आई कुड सी हार्डली या आई कुड हार्डली सी एनीथिंग। एक सेकेंड है, मैं ना के बराबर ही देख पा रहा था कुछ भी नहीं डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में। लास्ट सेंटेंस ये फाइनल सेंटेंस है, इसको चेक करके बताओ दो तरीके से कैसे इसको सही करोगे, एक से नहीं दोनों तरीके से करके बताना है। डालो कमेंट सेक्शन में, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। चलिए बढ़े आगे, अब जल्दी से दिखाते हैं इस आर्टिकल की आपको वोकैब, 4-5 वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लोगे तो इसको स्मूथली ले पाओगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल एक्टिव हो चुकी है नवरात्रि के मौके पे। 3 दिनों की ये सेल है, 351 रुपीज के मामूली और मिनिमम प्राइस पे 1 साल का मॉक टेस्ट पास अभी अवेलेबल है। कूपन का इस्तेमाल करें YT10 और इस सेल में अपना मॉक टेस्ट पास आप अवेल कर सकते हैं। इस सिंगल पास के अंदर आपको ढेर सारे एग्जाम, चाहे SSC, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएंगे और साथ ही आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता लगती है। जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो लाइव टेस्ट इसमें होते रहते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी प्राइस दिखा रहा हो उस पर कूपन लगा लेना YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज ड्यूरिंग दिस सेल। अगेन कूपन लगाना ना भूलें, अपने पैसे को सेव करें। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको दिया गया है। चलिए वोकैब शीट है, कर दूं थोड़ा जूम इन इसको। पहला वर्ड है रैकन। रैकन वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए जब आप किसी चीज का अनुमान लगाते हो लेकिन कैलकुलेशन के साथ में, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में रैकन करना। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है, आपको ट्रैफिक दिखा सड़क पे और आपने गाड़ी में बैठते ही ट्रैफिक देखते ही अनुमान लगा लिया कि आज तो मुझे देरी होगी ऑफिस पहुंचने में। आपको हल्के से बादल दिखे और बादल देखते ही आपने अनुमान लगा लिया आज तो बारिश हो सकती है ना, आज मतलब थोड़ा रेनी डे रहेगा। तो ये अंग्रेजी में कहलाता है रैकन करना, अपनी कैलकुलेशन लगा करके किसी चीज का अनुमान लगाना। और वही वर्ड इसका दूसरा वाला मीनिंग भी देता है। अगर आप कोई अनुमान लगा रहे हो ना, तो वो आपकी धारणा है, अजम्पशन है, आपने एक बिलीफ अपने दिमाग में बिठा लिया है। ट्रैफिक देखते ही आपका बिलीफ बन गया है कि आज आपको देरी होने वाली है, बादल देखते ही आपको लगता है बारिश होगी। तो अनुमान लगा के किसी चीज को समझना और किसी चीज में भरोसा या बिलीफ दिखाना, दोनों ही रैकन कहलाता है। चलो बना के देखो। इट इज रेकन्ड दैट इंडियाज इकोनॉमी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट बाय 2050। ऐसा अनुमान लगा करके समझा जाता है या ऐसा माना जाता है, भरोसा इस चीज में जताया जाता है कि भारत की इकोनॉमी दूसरी सबसे बड़ी होगी 2050 तक। दोनों ही तरीके से वर्ड काम करता है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज दूसरा वाला मीनिंग आर्टिकल में आप देखेंगे। रैकन को सपोज एस्टिमेट करना भी बोलते हैं। अगला वर्ड अपने पास विविसेक्ट। देखिए सेक्ट का मतलब होता है काटना छोटे छोटे टुकड़ों में, विवि का मतलब होता है जीवन या लाइफ। तो विविसेक्ट क्या हुआ, किसी जिंदा चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब क्यों काटोगे आप भाई, आपको किसी ह्यूमन बॉडी का एग्जामिनेशन करना है कि आपके अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका एक टिश्यू लेंगे बॉडी में से, छोटा सा मांस का टुकड़ा स्किन का, और उसको एग्जामिन करके बता देंगे कि अंदर आपके क्या चल रहा है। तो विविसेक्ट यही होता है, कट और एग्जामिन करना एक लिविंग बॉडी को, है ना। आपका छाती खोल करके अंदर हार्ट के अंदर आपका बाईपास हो गया तो विविसेक्ट हुआ आपका। दूसरा विविसेक्ट का मीनिंग है ऐसी कोई चीज जो चल रही हो, जो जिंदा हो, जीवित हो, उसको एग्जामिन करना। मैं आपको करके दिखाता हूं। द कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स। कंपनी ने हायर किया, नौकरी पे रखा एक कंसल्टेंट्स की टीम को। और क्यों, टू विविसेक्ट इट्स ऑपरेशंस, ताकि वो ऑपरेशंस को विविसेक्ट करे, कंपनी के कामकाज के तरीकों को खोल करके समझे। एंड फाइंड आउट द फ्लॉज दैट इनहिबिट एफिशिएंसी, और वो फाइंड आउट करे उन कमियों को जो रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं कंपनी की कार्यकुशलता को, एफिशिएंसी को। समझ गए ना। तो वो ऑपरेशन जो चल रहे हैं, जो जिंदा है, जो ऑन गोइंग है, टीम ऑफ कंसल्टेंट उनको ब्रेक करके देखेंगे, अंदर खोल के देखेंगे कि कहां कमी है।
चलिए डिटेल में करवा दिया ये वर्ड, खुद से डिक्शनरी में देखोगे तो मीनिंग नहीं बैठेगा। विविसेट को इसलिए एनालाइज करना, डायग्नोज करना, डिसेक्ट करना भी बोलते हैं। एक और अच्छा इसके लिए फ्रेजल वर्ब है टीज अपार्ट। टीज अपार्ट, आज ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे, खोल करके किसी चीज को समझना। चलिए अगला वर्ड अपने पास शैग्रीन, बहुत बार आता है वर्ड। शैग्रीन होती है जी वो वाली एम्बेरसमेंट, या यूं कहते हैं जी वो वाली शर्म जिसमें आपको ऐसा फील हो कि धरती फट जाए और अंदर चला जाऊं। कई बार होती है ना, किसी को कुछ ऐसा हरकत हो गई, कुछ ऐसा काम आपने कर दिया, आपको इतनी शर्म आ रही है कि बस चला जाऊं यहां से। ऐसी शर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं शैग्रीन। मच टू हिज शैग्रीन ही केम लास्ट इन द रेस, उसकी बहुत बेशर्मी के लिए या एम्बेरसमेंट के लिए वो लास्ट आया इस रेस में। अब ये मच टू हिज शैग्रीन का मतलब ये लास्ट आने की वजह से उसको बहुत शैग्रीन फील हुई। मच टू, ये फ्रेज भी बहुत बार अंग्रेजी में आता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे मैं। मच टू माई हैप्पीनेस, मुझे इस चीज से बड़ी हैप्पीनेस हुई। मच टू माई डिसअपॉइंटमेंट, इस चीज से बड़ी निराशा हुई। तो वो लास्ट आया रेस में और इस चीज से उसको बड़ी शैग्रीन हुई। चलिए वर्ड आएगा आर्टिकल में। अगला वर्ड है अपने पास सटल। सटल का मतलब होता है ऐसी चीज जो इनडायरेक्ट और क्लेवर तरीके से कही जाए। जैसे मैं आपको यूं ना बोलूं कि मोटे हो सकता है बुरे मान जाओ, तो किसी को मोटा बोलने की बजाय यूं बोल सकते हैं क्या आजकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, या फिर आप उसको यूं बोल सकते हैं हट्टे कट्टे लग रहे हो यार। तो ये जो है किसी को मोटा बोलने का इनडायरेक्ट तरीका है। आप ये नहीं बोल रहे हो कि तू मोटा हो गया है, भैंसा दिख रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो भाई भैंस नहीं लग रहा तू लग रहा है हट्टा कट्टा। तो ये अंग्रेजी में सटल तरीका होता है चीजों को कहने का। सटल का मतलब डेलिकेट या लाइट भी होता है, क्योंकि जो काम आप इनडायरेक्ट तरीके से करोगे वो कभी भी हैवी नहीं होगा, डेलिकेट बहुत नाजुक तरीके से वो कही हुई बात होगी। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड फॉली, एक बहुत इनडायरेक्ट सा छोटा सा महीन सा डिफरेंस होता है बहादुरी और बेवकूफी के बीच, ब्रेवरी एंड फॉली के बीच। चलिए सटल से बनती है सटल्टी। सटल्टी का मतलब होता है किसी चीज की महीनता, बारीकी बोल सकते हैं इसको आसान भाषा में। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास शेनानिगन्स, बहुत बार आता है ये वर्ड भी, हमेशा प्लूरल होगा ये वर्ड। शेनानिगन्स का मतलब होता है जी बदमाशियां, इविल और मिचीवियस बिहेवियर। कुछ कंट्रीज, कुछ नेता दुनिया भर में आपको पता है ना अपनी शेनानिगन्स के लिए मशहूर हैं। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया वाले, है ना, तो ये शेनानिगन्स वर्ड वहां पे आप यूज कर सकते हैं। शेनानिगन्स का एक और अच्छा सिनोनिम अंग्रेजी में चिकनरी। द मैनेजमेंट सेट अप एन इंक्वायरी कमेटी टू इंक्वायर इनटू द एक्स सीईओज फाइनेंशियल चिकनरी और शेनानिगन्स। कंपनी की मैनेजमेंट ने सेटअप किया, एस्टैब्लिश किया या बिठाया एक इंक्वायरी कमेटी को, ताकि जांच कर सके इस पुराने सीईओ की आर्थिक गड़बड़ियों की या इसकी आर्थिक बदमाशियों को, शेनानिगन्स को या चिकनरी को। तो मंकी बिजनेस, चिकनरी, ये वर्ड चिकनरी आप आर्टिकल में देखेंगे। पांचों ही वर्ड मेरे हिसाब से तो बड़े हैवी वर्ड्स हैं, जरूर से टेलीग्राम से शीट को डाउनलोड कर लेना और एक इनको रिवीजन देना। चलो अब एक आर्टिकल पे आके एक समरी दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और इन्होंने पता क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज तो कुछ होता ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज तो एक स्कीम है लोगों को मूर्ख बनाने की, और मैं क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करने वाला नहीं हूं, और दुनिया की किसी कंट्री को भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? ये कह रहे हैं कि जाने दो जितनी टेम्परेचर ऊपर जाता है, समंदर पिघलने दो जितने पिघलते हैं बर्फ के ग्लेशियर्स, क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट हमें बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हमें पता है, लेकिन जिस कुर्सी पे वो बैठा ना आदमी, उसकी ये बात क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स को बहुत बुरे से प्रभावित करती है, और उनकी एक एक बात के पीछे का झूठ इस आर्टिकल में आपको खोल करके बताया गया। आज के टोन है डिसअप्रूविंग और क्रिटिकल, डोनाल्ड ट्रंप को डिसअप्रूव कर रहा है, उनकी बातों को खारिज कर रहा है। शुरू कर लें इसको, पढ़ते जाना साथ में, वीडियो को पॉज कर लो, यूट्यूब आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है, पहले पॉज करो, खुद पढ़ो, मीनिंग निकालो, फिर मेरे साथ पढ़ो। आधा एडिटोरियल भी पढ़ लोगे, ऐसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिलीवर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एन एड्रेस दैट वाज एलर्जिक टू फैक्ट्स। कह रहे जो डोनाल्ड ट्रंप नाम का आदमी है, प्रेसिडेंट अमेरिका का, इसने डिलीवर किया या दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को, और क्या इसने दिया एक एड्रेस या भाषण जो एलर्जिक था, जिस भाषण में एलर्जी थी, किस चीज को लेकर के, सच को लेकर के, फैक्ट्स को लेकर के, मतलब एक ऐसा भाषण दिया जिसमें झूठ ही झूठ भरा हुआ था। चलिए डोनाल्ड ट्रंप की वो डिलीवर्ड दैट आया है एड्रेस के लिए। एड्रेस के दो मीनिंग होते हैं अंग्रेजी में, एक तो आपके घर का पता, दुकान का पता भी एड्रेस होता है,
दूसरा एड्रेस का मतलब होता है स्पीच या भाषण। तो यहाँ पे उन्होंने किसी का पता नहीं दिया, ऑफ कोर्स अपना स्पीच दिया। अंग्रेजी में एक ही वर्ड दो दो तीन तीन चार चार मीनिंग्स रखता है। कंटेक्चुअली आपको देखना होता है सेंटेंस देख के कि कौन सा मीनिंग फिट बैठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया, उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, एड्रेस के लिए दैट आया, दैट की वर्ब वाज। एलर्जिक टू होना, किसी चीज से परहेज होना। कैरेट डिस्क्राइबिंग क्लाइमेट चेंज एज द ग्रेटेस्ट कॉन जॉब perpetrated on the world, he said that Europe's decades-long trimming of its carbon footprint had come at the expense of shuttered factories and job losses. कह रहे जी डिस्क्राइब करते हुए, समझाते हुए, परिभाषित करते हुए क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को, और कैसे डिस्क्राइब किया इन्होंने किया एज ग्रेटेस्ट, या आज तक का सबसे बड़ा कॉन जॉब। देखिए कॉन का मतलब होता है डिसेप्शन, स्कैम, धोखाधड़ी। जॉब का मतलब होता है काम। तो कह रहा है जी डिस्क्राइब करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का स्कीम। और ये वो धोखाधड़ी की स्कीम है जो परपेट्रेट की गई है, अंजाम दी गई है हमारी दुनिया पे, हमारे साथ धोखा हुआ है। कह रहा है ऐसा बोलते हुए क्लाइमेट चेंज को, इस आदमी ने ये कहा, ही सेड, कि जो यूरोप है उसकी दशकों लंबी जो ट्रिमिंग थी अपने कार्बन फुटप्रिंट की। ट्रिमिंग का मतलब होता है काट छांट, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कितना धुआं आप साल में छोड़ते हो। तो उन्होंने कहा यूरोप ने जो कई दशकों से अपने धुआं छोड़ने में जो ट्रिमिंग करी है वो आई है इस एक्सपेंस पे, या इस कीमत पे, या इस नुकसान पे जो है बंद पड़ी हुई शटर्ड फैक्ट्रीज का और छूटती हुई या जाती हुई नौकरियों का, जॉब लॉसेस का। समझ में आया इनका माइंडसेट कैसा है कि क्लाइमेट चेंज से फाइट मत करो, तो अपने देश में फैक्ट्रियां चलाओ, जितना मर्जी धुआं छोड़ो, है ना, आपकी जॉब्स लॉस नहीं होनी चाहिए चाहे। चलो ही आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वर्ब इनकी सेड। ट्रिमिंग का मतलब होता है काट छांट, इसकी वर्ब है हैड कम। शटर्ड यानी जिसका शटर नीचे हो गया हो, जो बंद हो गई ऑफ कोर्स। एट द एक्सपेंस ऑफ मतलब इस एक्सपेंस पे या कीमत पे। एट द एक्सपेंस को एट द कॉस्ट ऑफ या बाय हार्मिंग, बाय हर्टिंग ऐसा भी लिख सकते हैं। एट फिक्स्ड है इसके साथ में, ऑन द कॉस्ट, ऑन द एक्सपेंस मत लिखना, एट ही आता है। कह रहा है जी इन हिज लुडाइट कंसेप्शन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट इन द अर्ली हाफ of the 20th century had said that global cooling would kill the world। चलो लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो, एंड के बाद वाला बाद में पढ़ लेना। कह रहा है जी अपने लुडाइट कंसेप्शन में, लुडाइट का मतलब होता है एक्सट्रीम राइट विंग। राइट विंग का मतलब बुरा नहीं होता, लेफ्ट विंग का मतलब बुरा नहीं होता। जब एक्सट्रीम हो जाता है ना तब वो बुरा होता है किसी भी चीज का। लुडाइट का मतलब होता है जिसमें कंप्यूटर आए थे जब बाजारों में, तो जो लोग टाइपराइटर चलाते थे ना, उन्होंने कंप्यूटर की दुकानों को जलाना शुरू कर दिया कि कंप्यूटर आए हैं हमारी टाइपराइटर की जॉब चली जाएगी। एक्सट्रीम राइट विंग के लोग थे वो। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पीछे राइट विंग वाले पीछे पड़ जाते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो कह रहे जी अपने लुडाइट कंसेप्शन में या एक्सट्रीम राइट विंग अपने आइडिया में, ख्याल में, जो है वर्किंग का या कामकाज का क्लाइमेट चेंज को लेकर के। कह रहे जी साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने अर्ली हाफ में या शुरुआती 50 सालों में 20वीं सदी के ऐसा कहा था कि ग्लोबल कूलिंग वुड किल द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो कूलिंग आएगी या टेम्परेचर गिरेंगे उससे लोगों की मौत होगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। कह रहा है एंड व्हेन दैट डिड नॉट हैपन दे सेड ग्लोबल वार्मिंग वुड। और फिर जब ये नहीं हुआ, कूलिंग से दुनिया खत्म नहीं हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया खत्म होगी। तो ये इनकी एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज हैं कि ये साइंटिस्ट 100 साल पहले कह रहे थे कि टेम्परेचर कम होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, अब ये 100 साल से कह रहे हैं कि बढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगी। समझ गए? साइंटिस्ट की वर्ब है हैड सेड, ये इनके हिसाब से, उनके लुडाइट कंसेप्शन के हिसाब से। कूलिंग की वर्ब है वुड किल, दैट की वर्ब है डिड नॉट हैपन, दे की वर्ब है सेड, दे आया है ऑफ कोर्स साइंटिस्ट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग की वर्ब है वुड, वुड के बाद में किल यहां पे अंडरस्टूड है, ये मार देगी, वुड किल। कह रहा है एंड बिकॉज द वर्ड डिड नॉट एंड ही रेकन्स डिसऑनेस्ट साइंटिस्ट नाउ रिफर टू एज क्लाइमेट चेंज। कह रहा है जी और क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हुई इसलिए वो ऐसा मानते हैं, ही रेकन्स। अब रेकन पता है ना आपको, ट्रैफिक देखा तो मान लिया कि आज मुझे देरी होगी। तो कह रहे ये आदमी भी ऐसा मानता है डोनाल्ड ट्रंप कि ये जो झूठे वैज्ञानिक हैं अब वो रिफर करते हैं इस चीज को क्लाइमेट चेंज के नाम से। और क्यों? टू साउंड करेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, ताकि वो साउंड करेक्ट करें या फिर सुनने में बिल्कुल सही प्रूव हो, चाहे आउटकम कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा। तो ये इन्होंने अपने दिमाग में एक थ्योरी बनाई हुई है कि साइंटिस्ट तो झूठ बोल रहे हैं, अब ये क्लाइमेट चेंज का नाम लेकर के अपने झूठ को ढकने की कोशिश करते हैं।
चलिए, द वर्ड की वर्ब है डिड नॉट एंड, ही की वर्ब है रेकन्स, रेकन का मतलब होता है धारणा बना लेना, कैलकुलेशन करके अपने दिमाग में। साइंटिस्ट की वर्ब है रिफर। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है चाहे जो भी हो, बिना इस चीज को तवज्जो दिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, इसको विदाउट कंसिडरिंग भी बोल सकते हैं। चलो, कह रहा जी नेवर माइंड द फैक्ट दैट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर डिप ऑफ 0.1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1945 to 70 was attributed to an increase in sulfur emissions from burning coal। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ये जो झूठी धारणा है उसको साइंस के हिसाब से तोड़ के बताएगा। कह रहे जी इस चीज को तो माइंड ही मत करो, इस फैक्ट को, नेवर माइंड द फैक्ट। क्या कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था उसमें जो डिप आया, और कितना, 0.1 डिग्री सेल्सियस का, और कब, 45 से 1970 के बीच में, इसको एट्रीब्यूट टू किया गया था या जोड़ करके दिखाया गया था एक इंक्रीज में या बढ़ावे में सल्फर से होने वाले एमिशंस का, जो कोल के बर्न करने से होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात तो बिल्कुल सही है कि भाई दुनिया ठंडी हो जाएगी, ये साइंटिस्ट कह रहे थे मर जाएगी, हम भी ये बात कह रहे हैं, दुनिया ठंडी हुई भी थी, लेकिन वो डिप क्यों हुई थी, डिप क्यों आया था, क्योंकि हमने कोयला बहुत जलाया था 45 से 70 के बीच में, और उससे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड देख लेना वो कौन सी है गैस है, सल्फर निकलती है कोयले से, उसकी वजह से दुनिया में टेम्परेचर के अंदर गिरावट आई। ये गैस वैसे जहरीली है लेकिन दुनिया को ठंडा करती है। चलिए, डिप की वर्ब है वॉज एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट टू करना या एस्क्राइब टू करना, किसी चीज को दूसरी से जोड़ देना। कह रहे जी नेवर माइंड द फैक्ट दैट देयर इज एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज that has since the 1990s provided a forum for thousands of scientists to tease apart the effects of natural variations in climate from that due to human caused ones। कह रहे फिर इस चीज को भी माइंड मत करना, भाई डोनाल्ड ट्रंप तो मानता नहीं है, उसको तो पता भी नहीं होगा ये, पर आपको बता रहे हैं इस चीज को भी माइंड मत करना कि एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल हुआ था क्लाइमेट चेंज पे आज से कुछ साल पहले, कई सरकारों से मिलकर बना हुआ, जिसने प्रोवाइड किया है सन 1990 से आज तक, दैट हैज प्रोवाइडेड एक प्लेटफॉर्म को, फोरम को, एक मंच को हजारों वैज्ञानिकों के लिए कि वो मिल करके टीज अपार्ट करें, विविध सेट करें, खोल करके समझें उन सारे असरों को, इफेक्ट्स को, जो है नेचुरल वेरिएशंस का या प्राकृतिक बदलावों का हमारे क्लाइमेट में जो आए हैं, और किससे अलग करें, टीज अपार्ट करके अलग करें या समझें दैट उनसे जो ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड वंस हैं, जो इफेक्ट इंसान की वजह से हुए हैं। तो हम 1990 से पिछले 40 साल से ये चीज समझ रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि क्लाइमेट अपने आप चेंज होता है तो क्या होता है, और इंसान ने जब चेंज किया तो क्या चेंज हुआ, समझ गए। चलिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है हैज, दैट आया पैनल के लिए, दैट हैज प्रोवाइडेड, इस पैनल ने प्रोवाइड किया है एक फोरम को या एक मंच को। टीज अपार्ट, विविसेक्ट, डिसेक्ट, किसी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ करके समझना या दो चीजों में भेद करना अलग अलग करके। चलिए, इस कॉन्सेप्ट, इस सेंटेंस में एक एरर है, और ये एरर मैं आपको करवाऊंगा ये पैराग्राफ पूरा करके, तो पहले खुद से इसका मीनिंग निकाल के एरर को पकड़ो फिर देखते हैं, है ना। कह रहा नेवर माइंड दैट क्लाइमेट चेंज द टर्म मीन्स प्रिसाइजली दैट ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट मीन हॉटर एवरीवेयर बट अ लार्जर डिसरप्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स एंड देयरफॉर इंक्रीजिंगली इरेटिक वेदर। कह रहा है फिर ये भी माइंड मत करना इस बात को कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो टर्म है ना, इसका मीनिंग जो है प्रिसाइजली वो ये है, या सटीक तौर पे इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं है गर्म वेदर, हॉटर जो है वेदर हर जगह एवरीवेयर, बल्कि मीनिंग ये है कि एक लार्जर डिस्ट्रप्शन या बड़े स्केल पे डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन में ओशियन के करंट्स का या समंदर की लहरों का, और इस प्रकार से लगातार बदलता हुआ वेदर, इरेटिक वेदर। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं दुनिया गर्म होकर खत्म हो जाएगी, झूठ बोल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है ही नहीं दुनिया गर्म होगी सब तरफ, इसका तो सिंपल मीनिंग है कि दुनिया में बदलाव आएंगे, ओशियन के करंट में चेंज होगा, इससे कहीं पे बहुत गर्मी होगी और कहीं पे बहुत सर्दी होगी, और इरेटिक वेदर होगा, अनप्रेडिक्टेबल या चेंज होने वाला मौसम होगा। चलिए, क्लाइमेट चेंज की वर्ब है मीन्स, प्रिसाइजली आप समझते हैं सटीक तौर पे, एग्जैक्टली। ग्लोबल वार्मिंग की वर्ब है डज नॉट मीन, इसका ये मीनिंग नहीं है, बाकी इसमें कुछ देखने वाला देख लो। करंट का मतलब होता है लहर, है ना, करंट। इरेटिक मतलब जो बार बार बदलता हो, पता ही ना लगे आपको, सुबह मौसम सर्दी का था और दोपहर को तेज गर्मी पड़ रही है और रात को बरसात हो रही है, तो ये कहलाता है इरेटिक या चेंजेबल जो है वेदर। चलो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जो ऊपर छोड़ के आए हो आप, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आ जाएगा। जब भी दो चीजों को आप कंपेयर करेंगे ना, साथ में रखेंगे, तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए।
द क्लाइमेट इन केरला इज मोर ह्यूमिड देन राजस्थान। केरला का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा नमी वाला है राजस्थान के मुकाबले। हिंदी में तो बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में गलत है। क्लाइमेट जो केरला का है वो ह्यूमिड है, और किससे ज़्यादा, किसके मुकाबले, राजस्थान से। अरे राजस्थान से ह्यूमिड नहीं है, राजस्थान के क्लाइमेट से ह्यूमिड है। क्लाइमेट को क्लाइमेट से करो ना, कंपेयर करना है तो। आप बोल रहे हो कि ये, समझ रहे हो, मौसम जो है आज दिल्ली से ज़्यादा ठंडा है। दिल्ली से ठंडा कैसे हो सकता है, दिल्ली के मौसम से ज़्यादा ठंडा है, ऐसे कब बोलो आप। तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम कंपैरिजन लाने के लिए लिखना पड़ेगा देन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब देखो द क्लाइमेट दो बार आ गया, तो द क्लाइमेट दो बार लिखने की बजाय आप क्लाइमेट की जगह यहां पे दैट लगा दो, तो देन दैट ऑफ राजस्थान। समझ पाए, ये अंग्रेजी में दैट वाली एरर बनती है, दैट वाला कॉन्सेप्ट बनता है, इसको ध्यान रखना। द फैसिलिटीज एट दिस यूनिवर्सिटी आर बेटर देन मोस्ट कॉलेजेस इन द सिटी। जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो बेहतर हैं बजाय ज्यादातर कॉलेजेस के जो शहर में है। भाई यूनिवर्सिटी की सुविधाएं दूसरे कॉलेज से बेहतर नहीं होंगी, हाँ उनकी सुविधाओं से बेहतर हो सकती हैं। तो फैसिलिटीज एट दिस यूनिवर्सिटी आर बेटर देन द फैसिलिटीज एट मोस्ट कॉलेजेस इन द सिटी, ऐसे लिखूंगा। अब देखो द फैसिलिटीज यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है, दूसरी बार निकाल दो और यहां पे दैट लगा दो। कॉन्सेप्ट तो आपने सीख ही लिया, दूसरी बार रिपीट नहीं करना है, दैट लिख करके छोड़ दो, देन दैट एट मोस्ट कॉलेजेस इन द सिटी। अब देखो यहां पे एक चीज की तरफ ध्यान देना, दैट लगाना है लेकिन लगेगा सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए। क्लाइमेट सिंगुलर है, समझ पा रहे हो, पीछे एस नहीं लगा हुआ, सिंगुलर है, तो आपने दैट को लगाया। जब नाउन प्लूरल हो, उसको अगर आपको रिप्लेस करना हो तो दैट की प्लूरल फॉर्म से रिप्लेस करो, जो कि होती है दोस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करके देखो, कह रहे जी वो वीवी सेट कर रहे हैं या टीज अपार्ट कर रहे हैं इफेक्ट को नेचुरल वेरिएशन के हमारे क्लाइमेट में, और किससे, उन इफेक्ट से जो ड्यू टू आता है ह्यूमन कॉज्ड वन से। इफेक्ट्स को इफेक्ट से अगर आपको कंपेयर करना है तो यहां पे दोज लगेगा ना भाई, इसके इफेक्ट को ह्यूमन कॉज्ड जो समझ गए ना वेरिएशन है उसके इफेक्ट से कंपेयर करना है, तो इफेक्ट्स के लिए आपको दैट की जगह पे यहां पे दोज का इस्तेमाल करना चाहिए था। गहरा कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉजिकल है, रीजनिंग लगाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, कोई फॉर्मूला मारने की जरूरत आपको नहीं है। लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं आपको, ट्राई दो इसको खुद से। हर हैंड राइटिंग इज नीटर रिलेटिव टू हर ब्रदर। उसकी हैंड राइटिंग जो है ज्यादा साफ सुथरी है, नीटर है कंपैरिजन में या रिलेशन में उसके भाई के। ठीक है, डालोगे इसको सही करके, क्लास वर्क है, वीडियो को पॉज करो, अच्छे बच्चे की तरह अटेम्प्ट करो इसको कमेंट सेक्शन में, सही गलत होगा आपको जो है कमेंट में बताएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, पैराग्राफ, जस्ट मिनट। कह रहा है जी मिस्टर ट्रम्प शैग्रिन इज लेस अबाउट द सटलिटीज ऑफ क्लाइमेट देन इट इज अबाउट व्हाट इट मीन्स टू द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। कह रहे जो ट्रंप ने जो किया है ये, उनकी जो शैग्रिन है, जो इनके लिए एम्बेरसमेंट है, डूब मरने की बात है, जो ऐसी बातें इन्होंने की है, कह रहे वो कम है सटलिटी के बारे में क्लाइमेट की या बारीकियों के बारे में क्लाइमेट की, बजाय जो ये है कि इस बात का मीनिंग क्या निकलता है तेल वाली कंपनियों के लिए, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए। तो ट्रंप ने ये सब बोला, अज्ञानता भरी बातें की, उनको क्लाइमेट की बारीकियों के बारे में नहीं पता, तो कह रहा है इस चीज की एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए उनको। एम्बेरसमेंट उनको ये होनी चाहिए कि अपनी बातों से तेल की कंपनियों को कितना फायदा करवा रहे हैं ये बिना बात। चलिए, शैग्रिन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है मीन्स, इट की वर्ब है इज। सटलिटी आपने देख लिया था, सटल यानी महीन या बारीक, और सटलिटी मतलब बारीकी। कह रहा टू हिम द इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी वॉज एविडेंस ऑफ कंट्रीज बीइंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। कह रहा है ट्रम्प के हिसाब से या उनके लिए जो लगातार बढ़ता हुआ अडॉप्शन था या फिर अपनाने का काम था सोलर और विंड एनर्जी को, वो एक एविडेंस था या एक सबूत था कंट्रीज के हो जाने का ब्रिंक पे या कगार पे डिस्ट्रक्शन के। और क्यों? बिकॉज ऑफ परस्यूइंग अ ग्रीन एजेंडा, क्योंकि वो परस्यू कर रही हैं एक ग्रीन एजेंडा को या ग्रीन एनर्जी के जो है टारगेट को। तो ट्रम्प के हिसाब से क्या कहना उनका कि ये जो विंड और सोलर एनर्जी बढ़ रही है ना दुनिया में, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दुनिया भर की बर्बाद कंट्रियां और बर्बादी की तरफ जा रही हैं, ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पे आ रही हैं, खुद को बर्बाद करके सोलर और विंड एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। चलिए, अडॉप्शन की वर्ब है वॉज, एविडेंस का मतलब होता है सबूत,
ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। तीनों का मतलब होता है की कगार पे। हिंदी बोलते हैं ना कगार, तो अंग्रेजी बोलते हैं ब्रिंक, कस्प या वर्ज। कह रहे दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री which once led the science of parsing the subtleties of anthropogenic warming would one day stand on one of the world's most prestigious podiums to undermine it, shows that deference to scientific wisdom is a thing of the past। ये वाले सेंटेंस मैंने आपको बड़े अच्छे से तोड़ के पढ़ने सिखाए हुए हैं। देखो ये सेंटेंस पता है कितना है, ये बीच का सारा भूल जाओ, दैट से शुरू करो और फिर शोज पे आ जाओ। कह रहा जी दैट यानी ये बात की, और कौन सी बात, बात वो लिखी हुई है आगे, बाद में देख लेना। कह रहा ये जो भी बात है, कह रहा ये हमें दिखाती है दैट वो ये कि जो डेफरेंस है या रिस्पेक्ट है साइंटिफिक विजडम के लिए, वैज्ञानिक सोच के लिए, वो एक थिंग ऑफ द पास्ट हो गई है, अब भूतकाल की, अतीत की बात हो चुकी है। 2025 में यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट भी साइंस को नहीं मानता, ये बात हमें यही दिखाती है। अब वो बात कौन सी है, वो बीच में लिखी हुई है पूरी की पूरी, देखो द प्रेसिडेंट से यहां तक। बात ये है कि जो प्रेसिडेंट है एक ऐसी कंट्री का, जो कंट्री ने एक बार किसी वक्त पे वंस अगुवाई की थी साइंस की, और साइंस था वो पार्स करने का या तोड़ करके खोल करके समझने का सटलिटीज को या बारीकियों को, ऐसी वार्मिंग की, ऐसी गर्मी की जो एंथ्रोपोजेनिक है, जो एंथ्रोप यानी ह्यूमंस की वजह से हो रही है। कह रहे वो कहेगा वन डे, वुड से वन डे, और वो क्या करेगा, खड़ा होगा एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस पोडियम्स पे, दुनिया के सबसे ज्यादा इज्जतदार जो है प्लेटफॉर्म्स पे, इसको अंडरमाइन करने के लिए, इस पूरी बात को कमजोर बनाने के लिए। कह रहा है ये जो बात है ना अपने आप में कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ही अमेरिका के सारे मेहनत पे पानी फेरेगा, अमेरिका ही वो कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज के बारे में दुनिया को समझाया था, साइंस लाया था सबके सामने। कह रहा है ये बात ही हमें बताती है कि अब साइंस की वैल्यू खत्म हो गई है। मेरे ख्याल से सेंटेंस जितना समझाया जा सकता था छोटे से टाइम में, मैंने कोशिश अच्छे से की है, मीनिंग आपका निकल गया होगा। दैट की वर्ब है शोज, प्रेसिडेंट की वर्ब है वुड स्टैंड, विच की वर्ब है लेड, विच आया है कंट्री के लिए, सटलिटी यानी बारीकी, एंथ्रोपोजेनिक यानी जो एंथ्रोप की वजह से जेनिक हो, जेनिक यानी प्रोड्यूस्ड, एंथ्रोप यानी ह्यूमन, ऐसी गर्मी जो नेचर की वजह से नहीं हो रही, इंसान की वजह से हो रही है, कोयला जलाने की वजह से हो रही है, ऐसी चीजों को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, किसी के लिए ऑनर या, ठीक है ना, सम्मान। कह रहे देयर आर लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ द मल्टीलेटरल प्रोसेस इन प्लेस टू गाइड क्लाइमेट एक्शन। कह रहे जी पहले ही हमारे पास कंसर्न्स हैं, देयर आर कंसर्न्स, और कैसे कंसर्न्स हैं, बड़े ही वैध या लेजिटिमेट, और किस चीज के, एक मल्टीलेटरल प्रोसेस के, एक ऐसी प्रणाली के जिसके कई पहलू हैं, जिसमें कई देश मिले हुए हैं, और वो प्रोसेस जो इन प्लेस है, अभी हाल में जारी है। इन प्लेस होना किसी चीज का एग्जिस्टिंग होना, और क्यों, गाइड करने के लिए क्लाइमेट पे एक्शन को, सारी दुनिया को क्लाइमेट चेंज पे दिशा दिखाने के लिए। कह रहा है जी पहले ही हमारे पास इतने कंसर्न है, जो प्रोसेस चलती है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, उसको गाइड करने की, उस प्रोसेस पे। अब ये सारी प्रोसेस कौन सी है उसके बारे में हमें बताया गया। प्रोसेस है डिटर्मिनिंग जस्टिस एंड एक्विटी इन रेमेडियल एक्शन। ये वो प्रोसेस है जो डिटर्मिन करती है, निर्धारित करती है न्याय को और समानता को ऐसे एक्शन में जो क्लाइमेट के चेंज से रेमेडियल है, क्लाइमेट चेंज की रेमेडी लेके आएगा, सोल्यूशन लाएगा। तो भाई अगर क्लाइमेट चेंज कम करना है तो भारत को से ज्यादा जो है अमेरिका और यूरोप को जो है एफर्ट्स लगाने होंगे, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है वो ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो ये प्रोसेस पहले से ही जस्टिस और एक्विटी को रेमेडियल एक्शन में डिटर्मिन करती है। और क्या डिटर्मिन करती है, वेदर द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस इज अंडरमाइंड इवन बाय इट्स एडहेरेंट्स by making it subservient to the zero sum chicanery of trade protectionism। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कह रहा जी ये भी डिटरमाइन करती है प्रोसेस कि हाँ या ना, जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट के क्राइसिस का, क्या वो अंडरमाइन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, यहां तक कि इसके अडहेरेंट्स के द्वारा, ऐसे लोग जो क्लाइमेट चेंज के साथ खड़े हैं, अडहेयर करते हैं, और कैसे मेक करके, बना करके इसको सबसर्विएंट यानी चेला बना करके क्लाइमेट क्राइसिस को चेला या सबसर्विएंट, और किसका, ऐसी चिकनरी का, ऐसी बदमाशी का जो नाम पे है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यही होता है, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ बढ़ा दूंगा, तेरे पे लगा दूंगा, मेरा घटा दूंगा। तो दुनिया क्या कर रही है, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है, क्लाइमेट क्राइसिस के मुद्दे के नाम पे उसका बहाना लेकर के ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है। तो कह रहा है इस पे भी एक पैनल बैठा है ऑलरेडी, वो बातचीत कर रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर कोई ज्यादा बिजनेस तो नहीं हो रहा, मतलब आप
क्लाइमेट क्राइसिस के नाम पे किसी का नुकसान करो, किसी का ट्रेड बढ़ा दो, घटा दो अपना। कह रहा ऑलरेडी एक ऐसा पैनल हमारे पास है। चलिए, लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है इस पैनल के, मल्टीलेटरल प्रोसेस के जो इन प्लेस है ये सारे काम करने के लिए। क्रिटिसिजम्स की वर्ब है आर, है ना। इंपैक्ट की वर्ब है इज अंडरमाइंड। चलिए, सब सर्वेंट यानी जो सर्वेंट हो, चेला हो, किसी के नीचे रहता हो सब बन के। अडीरेंट होता है जो किसी मामले से जुड़ा हुआ हो, किसी मामले का पक्षकार हो, पैरवी करने वाला हो। चिकनरी आप देख चुके हैं। शनैनिगन्स इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, बदमाशियों के लिए ट्रिकरी बोल सकते हैं इसको। ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये आता है जी 6 महीने में एक बार। इस लेवल का सेंटेंस द हिंदू एडिटोरियल में भी 6 महीने में एक बार आता है। बड़ा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ सेंटेंस था ये। कह रहे द पर्सपेक्टिव ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन दीज वुड हैव बीन वैल्यूएबल। कह रहे जो नजरिया था, पर्सपेक्टिव था इस लीडर का या नेता का दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के या यूएस के, कह रहे इन सब पे ना वो बड़ा वैल्यूएबल होता, बड़ा कीमती होता। डोनाल्ड ट्रंप अगर समझा करके ठंडे से सारी बात समझते, अपना पर्सपेक्टिव देते तो बड़ा वैल्यूएबल होता, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, इसकी वर्ब है वुड हैव बीन। कह रहे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर चेंजेस मीन्स दैट इट इज रीजनेबल टू बी परप्लेक्स अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कह रहे जो पेचीदगी है ना क्लाइमेट चेंज की, उसका मीनिंग ये है कि ये बड़ा रीजनेबल बात है, बड़ी ही लॉजिकल बात है कि अगर आप परप्लेक्स भी हो जाएं, कंफ्यूज भी हो जाएं मैकेनिक्स को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज की पेचीदगी इतनी ज्यादा है कि बड़ी आराम सी, आसानी सी बात है, आसान बात है कि कोई भी आदमी इसको समझने में थोड़ा कंफ्यूज तो होगा ही होगा। चलिए, कॉम्प्लेक्सिटी की वर्ब है मीन्स, इट की वर्ब है रीजनेबल इज। परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना, पजल्ड होना, किसी चीज को लेकर के आपका सर घूम जाए जब, है ना, आपको समझ ना आए क्या हो रहा है। कह रहा है जी पेंटिंग इट एज अ हार्बिंगर ऑफ मेन अपोक्लिप्स हैज नॉट हेल्प्ड इधर। कह रहा है लेकिन इसको पेंट करना, क्लाइमेट चेंज को एक हार्बिंगर के जैसे या अंदेशे के जैसे, मैसेंजर के जैसे जो है मायन अपोक्लिप्स का, वो पता होगा ना आपको, मायन कैलेंडर के हिसाब से 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कह रहा है इसने भी किसी को मदद नहीं किया है। पहले के टाइम में लोग ऐसा ही बोलते थे क्लाइमेट चेंज आएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। कह रहा है ऐसा पेंट करना भी किसी को शोभा नहीं देता, इससे भी कोई मदद हमारे को नहीं मिलती है। पेंटिंग की वर्ब है हैज नॉट हेल्प्ड। हार्बिंगर होता है अंदेशा या किसी चीज का सिग्नल। कह रहा है जी येट इट इज क्लियर दैट ड्यू टू स्लो एक्रीशन ऑफ हार्ड एविडेंस, falsifiable conjecture and measured prognosis, the scientific process is working the way it should। कह रहा है फिर भी ये बात हमारे सामने साफ है कि ड्यू टू या वजह से एक धीमी एक्यूमुलेशन के, एक्रीशन के या इकट्ठा होने के हार्ड एविडेंस का। हार्ड एविडेंस यानी मजबूत एविडेंस। तो मजबूत एविडेंस जो है क्लाइमेट चेंज पे बहुत धीमे धीमे हमें मिलती है, 10 सालों में, 50 सालों में। कह रहा है ये बात भी हमें साफ है कि इस वजह से, और दूसरी क्या वजह है, बहुत सारे कंजेक्चर लगते हैं, कयास लगाए जाते हैं जो फॉल्सिफाइबल होते हैं बाद में, जिनको फॉल्सिफाई किया जा सके। कह रहा है और बहुत प्रोग्नोसिस हुए हैं ऐसे क्लाइमेट चेंज को लेके, फोरकास्ट हुए हैं जो मेजर्ड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। कह रहा है इनकी वजह से जो साइंटिफिक प्रोसेस है ना वो वर्क कर रही है बिल्कुल वैसे ही जैसा उसको करना चाहिए। मतलब साइंटिफिक प्रोसेस में रातों रात आप क्लाइमेट चेंज को लेके कोई बड़ा दावा नहीं कर सकते हो। इसके अंदर एविडेंस इकट्ठा होने में बहुत टाइम लगता है। आप कोई कयास लगाओगे, बाद में वो गलत निकल आएगा। प्रोग्नोसिस जो भी दोगे, प्रोग्नोसिस मतलब होता है आगे का अंदेशा, वो भी मेजर्ड सा ही दे सकते हो आप, कुछ साफ साफ लिख नहीं सकते हो कि इस डेट को ये होने वाला है। कह रहा है ये बात हमें साफ हो गई है कि इन सब चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज का जो साइंस है वो बहुत धीमे ही काम करेगा, सालों दशकों में कुछ आपको रिजल्ट ला करके देगा जैसा उसको करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना, साइंटिस्ट पहले ऐसे कहते थे फिर ऐसे कहते थे। अरे भाई उनको टाइम लगा सारी एविडेंस इकट्ठा करने में, 150 साल उनको लगे तब उनको समझ में आया क्लाइमेट चेंज क्या है। तो गलती उनकी नहीं है, प्रोसेस ऐसी ही होती है साइंस की। चलो मेरे ख्याल से मीनिंग अब निकला होगा इसका। इट की वर्ब इज, प्रोसेस की वर्ब इज वर्किंग, इट की वर्ब है शुड। कह रहा है जी डिस्पाइट इट्स एफिशिएंसीज द क्लाइमेट कन्फेबुलेशन प्रोसेस हैज पोजीशनड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ पोस्ट फॉसिल फ्यूल फ्यूचर। कह रहा है बावजूद अपनी इन एफिशिएंसीज के, अपने अंदर की इन एफिशिएंसी क्या होती है, वीकनेस, फेलियर, अपने अंदर के फेलियर के बावजूद जो क्लाइमेट के कन्फेबुलेशन की प्रोसेस है। कन्फेबुलेशन मतलब चीजों को जोड़ जोड़ कर आप कोई प्रोसेस करते हो। आप कुछ याद कर रहे हो लेकिन याद नहीं आ रहा, फिर थोड़ा सा याद आया। बच्चा एग्जाम में लिखता ना, एग्जाम अपना क्वेश्चन लिख रहा होता है, थोड़ा याद करता है फिर भूल जाता है। तो वैसे ही क्लाइमेट की जो प्रोसेस है बड़ी कन्फेबुलेशन वाली है।
थोड़ा आप गलत सोचते हो फिर सही सोचते हो, अल्टीमेटली आप अपना क्लाइमेट का पूरा थ्योरी बना लेते हो। कह रहा है बावजूद अपनी इन एफिशिएंसीज के ये जो प्रोसेस है इसने पोजीशन कर दिया है हमारी दुनिया को एक पोस्ट फॉसिल फ्यूल फ्यूचर के लिए, ऐसा फ्यूचर जहां पे फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है। तो ये हमें इस प्रोसेस से भले ही हमें धीमी थी लेकिन समझ में आ गया। चलिए, कन्फेबुलेशन प्रोसेस आपने देख लिया, रुकी हुई बीच बीच में चलती हुई प्रोसेस, वर्ब है इसकी हैज पोजीशन, पोजीशन करना, किसी को किसी मुकाम पे लाना। ठीक है, कह रहा है जी नो रैंट कैन चेंज दैट, कोई भी रैंट, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी की शिकायतें इसको बदल नहीं सकती हैं। ये काम में जो है टाइम लगता ही लगता है, जो कि लगा भी है। चलिए, मेरे ख्याल से आज का आर्टिकल ऐसा 6 महीने या साल में एक बार आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, जो मुझे पढ़ाते हुए भी पसीने छूट जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं समझ पा रहा हूं वही इंटेंसिटी से आप भी समझो। समझना और समझाना दो अलग अलग कलाएं हैं, दो अलग अलग आर्ट्स हैं, पर अब मुश्किल सा लगता है ऐसा आर्टिकल किसी को पढ़ाना भी। चलो, कभी कभी आता है मेरे ख्याल से आज आपको एक अच्छा पंच मिला होगा लर्निंग का। बढ़े अपने क्विज की तरफ। क्विज को इजी रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 एरर्स रखी हुई हैं। पहली मिलेगी इस वर्ड के आसपास, दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी चलो अपने आप ढूंढो, तीसरी बताते फिर आप देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, चलो ढूंढ लेना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक करोगे तो आपको अपने आंसर्स मैच हो जाएंगे। कह रहा है ऑथर ने 0.1 डिग्री के ग्लोबल कूलिंग की बात की थी 45 से 70 के बीच। क्यों लिखा ऑथर ने कि दुनिया ठंडी हुई थी? इसलिए लिखा क्योंकि ट्रंप को जो वहम है उस वहम को निकालने के लिए। ट्रंप बोल रहे थे ना कि दुनिया ठंडी होने वाली थी, सब मरने वाले थे, लेकिन मरे नहीं, झूठ बोल रहे हैं साइंटिस्ट। सच में ही ठंडी हो रही थी, 0.1 डिग्री सेल्सियस ठंडी हुई भी थी, पर फिर हमें पता लगा कि कोयला जलाने से ही हो रहा है, कोयला जलाना बंद कर दो तो ठंडा होना बंद हो गया। ये बताने के लिए, फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि ट्रंप के जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके पूरी बात वो खा जाते हैं, सिंपल जो है आपके सामने फैक्ट रखते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये बताया गया है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो सब कुछ सच है लेकिन आधा सच है, कहने का मतलब ये बात बताने के लिए। कह रहा है जी ऑथर कॉन्ट्रास्ट करता है ट्रंप के यूएनजीए की स्पीच का अमेरिका के पास्ट कंट्रीब्यूशन से जो क्लाइमेट चेंज के साइंस में उन्होंने किया था। दोनों चीजों के बीच में ट्रंप की आज की बातचीत और अमेरिका का पुराना जो रिकॉर्ड है क्लाइमेट चेंज का, इन दोनों के बीच में क्यों कंपैरिजन करते हैं? ये बताने के लिए कि अमेरिका क्लाइमेट चेंज साइंस का लीडर है। ये तो ट्रंप जैसा आदमी आ गया है जो हॉट एयर करता है, बकवास करने लगा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ट्रंप से पहले भी अमेरिका क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ाई करता था, इसके बाद भी करेगा। ये बताने के लिए कि यूएस बना हुआ है ग्लोबल लीडर इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में, लेकिन डिक्लाइन आ गया है यूएस के साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी में ट्रंप के अंडर। समझ पा रहे हो? डी आंसर मत बना देना, ए आंसर बनाने के लिए इसने ये समझाया है। जैसे एक समझदार परिवार में एक नालायक आदमी आ जाता है तो अपने यही बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा परिवार है जी, बहुत अच्छा घराना है, ये एक आदमी नालायक है इनके घर में। वैसा ही कुछ इन्होंने बताने के लिए समझाया। शेनानिगन्स का मतलब पूछा है, ऑलरेडी आपको बताया था, चिकनरी शेनानिगन्स। किसी लिविंग बॉडी को एग्जामिन करना काट करके, इसके लिए एक 1 वर्ड आपको करवाया था। सटलिटी का मतलब पूछा है आपसे, बारीकी का, इसका एंटोनिम बताना है, उल्टा। ठीक है, और लास्ट में अपने पास एक वर्ड है हॉट एयर, फ्रेज है, इसका एक सिनोनिम आपको बताना है या मीनिंग बताना है। सबके आंसर मैंने डाल दिए ऑफ कोर्स फर्स्ट कमेंट में, वीडियो के नीचे जाके चेक कर लेना। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। आज का आर्टिकल कितने % समझ में आया ये बताना। सर 10% ही आया या 60% आ गया? मेरे हिसाब से जिस बच्चे को खुद से पढ़ने पे 40-50% भी समझ में आया हो वो सही रास्ते पे है, एग्जाम के लिए बहुत, मतलब रेस के अंदर वो है, बहुत अच्छे से है। चलिए अपना आज का अंडरस्टैंडिंग बताना, पहले कितना था और क्लास के बाद कितना है। कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे। अंटिल देन साइनिंग आउट।